शौक जिंदगी का कभी पाला नहीं जाता, आईना यूं हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी सबकी, हर काम किस्मत पर ढाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी, जीके जयपाल काजला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज राजस्थान के एकीकरण के पार्ट 2 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का एकीकरण का बेसिक परिचय पढ़ लिया था कि एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, भारत में कितनी रियासत, ये सारी की सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज हमें इसके 7 चरणों की बात करेंगे। उद्घाटन कहां पर हो, तो आज ओनली 7 चरणों की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। तो आज हमें एकीकरण में पार्ट प्रथम की बात करते हैं, तो यानी कहने का मतलब है हमें प्रथम चरण की बात करते हैं। तो राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था, पहला क्वेश्चन बनता है इस प्रथम चरण का दोस्तों नाम क्या था? तो इसका नाम मत्स्य संघ था। क्या नाम था दोस्तों? मत्स्य संघ नाम था इसका। दूसरी बात, इसका उद्घाटन कब किया जाता है, तो इसकी तारीख कब आएगी? तो तारीख आएगी 18 मार्च 1948 ईस्वी की बात है। और फिर इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है इसका उद्घाटन, या इसका उद्घाटन कहां पर किया जाता है? तो इसका उद्घाटन जो कहां पर किया जाएगा, तो भरतपुर में आपने शायद लोहागढ़ दुर्ग का नाम सुना है। कौन सा दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग की बात करते हैं। और ये लोहागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। फिर इसके बाद में इसकी जो राजधानी बनती है, इसकी राजधानी किसे बनाया जाता है? तो राजधानी अलवर को बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसका प्रधानमंत्री, यानी इस चरण का जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो मैंने आपको सूत्र बताया था सोगोमणि को लाल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को इसका क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। जबकि इसके उप प्रधानमंत्री थे, इसके उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री 2 थे दोस्तों। एक इसका उप प्रधानमंत्री था युगल किशोर चतुर्वेदी था। ठीक है। वह एक दोस्तों कौन था? गोपीलाल यादव था। गोपीलाल यादव था। ये 2 व्यक्ति इसके क्या बनाए जाते हैं? उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बनता है इसका राज प्रमुख है। तो इसका राज प्रमुख कौन बना था? तो राज प्रमुख बना था उदयभान सिंह है, यानी उदयभान सिंह था। यह इसका क्या बनता है? राज प्रमुख बनता है। और यह उदयभान सिंह था, यह धौलपुर का क्या था? शासक था। यह धौलपुर का क्या था? शासक था। इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका उप राज प्रमुख कौन बना था? तो इसका उप राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? गणेशपाल वासुदेव था। गणेशपाल वासुदेव था। यह करौली का शासक था दोस्तों। इस व्यक्ति को इसका क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। बात को समझना अच्छे से कि राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था। इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है इसमें उद्घाटन हुआ। और यह राजस्थान में मिट्टी का दुर्ग बना हुआ है। और इसकी राजधानी, यानी इस प्रथम चरण की राजधानी कौन सी बनी थी? अलवर को बनाया गया। इसका प्रधानमंत्री कौन बना था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और इसका उप प्रधानमंत्री एक तो युगल किशोर चतुर्वेदी था और एक गोपीलाल यादव को बनाया
बनाया गया था। इसका राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया और यह उदयभान सिंह धौलपुर का शासक था और इसका उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव को बनाया गया था। तो दोस्तों यहां तक तो हमारी बात होती है समाप्त। अब हम छोटी सी बात करते हैं इस युगल किशोर चतुर्वेदी की, यानी यहां से हम इस व्यक्ति की बात करते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी की बात करते हैं। अब युगल किशोर जो चतुर्वेदी था, इस युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? इसे दूसरा, ध्यान रखना, इसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। और आप जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों जानते हो, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री था। तो इस व्यक्ति ने इस चरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और इस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहां से दोस्तों ये बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यहां तक तो हमने बात कंप्लीट कर ली कि ये यहां पर राजधानी थी, उद्घाटन यहां पर हुआ, परंतु दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि जो मत्स्य संघ था, इस मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले आते थे, यानी आज के जो जिले वो कौन कौन से थे? तो शायद आपने ABCD का नाम सुना है। तो इसमें 4 रियासतें आती थी उस समय। आज के तो जिले हैं, उस समय रियासत बोला जाता था। तो A का मतलब तो यहां पर दोस्तों अलवर हो जाएगा, B का मतलब क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा, C का मतलब दोस्तों यहां पर करौली हो जाएगा और D का मतलब दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मत्स्य संघ में 4 रियासत को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABC और D। जबकि एक ठिकाना था और वो ठिकाना कौन सा था दोस्तों? निमराना ठिकाना था। कौन सा था? निमराना। और ये निमराना ठिकाना कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और एक ये क्या था दोस्तों? ठिकाना था। तो क्वेश्चन क्या बना कि प्रथम चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। ठिकाने कितने थे? एक ठिकाना। वो ठिकाना कौन सा था? निमराना। कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। चलो यहां तक तो बात हमारी समाप्त होती है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि इस प्रदेश का नाम मत्स्य संघ में, इसको मिटा रहा हूं एक बार, इस प्रदेश का नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? भाई काम का तो क्वेश्चन बनता है कि जो ये पहला चरण था इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। क्यों रखा गया? तो ध्यान रखना, प्राचीन काल की बात करते हैं, जो आज की ये रियासतें हैं यानी जिले हैं, ये 4 रियासतें पहले ये मत्स्य जनपद में आती थी। यानी आपको ये भी थोड़ा सा बेसिक परिचय जानना आवश्यक है कि हमने वेद पढ़े थे। वेद कितने थे? 4 थे। वेदांग पढ़े, वेदांग कितने थे? 6 थे। फिर हमने जनपद पढ़े, जनपद कितने थे? 16 थे। पुराण कितने थे? 18 पुराण थे। फिर हमने उपनिषद पढ़ा था, तो उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108 थी। और प्रमाणित उपनिषद कितने थे? 13 उपनिषद थे। यही बात है। अब यहां से देखो क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में जो मत्स्य जनपद था, एक जनपद था, मत्स्य जनपद था। जो आज का ये क्षेत्र आता है ये उस समय मत्स्य जनपद में आता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया। दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन जनपद पूछे तो मत्स्य जनपद बताना, प्राचीन पुराण पूछे तो भी कौन सा आएगा? मत्स्य पुराण आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन जनपद कौन सा था? मत्स्य जनपद था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण था। और यह क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य में आता था, इसलिए इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और यह जो मत्स्य संघ नाम है यह किसकी सिफारिश पर रखा गया था? अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आपने शायद KM मुंशी का नाम सुना है दोस्तों, कन्हैया लाल माणिकराव मुंशी। तो KM मुंशी के कहने पर इस संघ का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। दूसरी बात बता दूं, उस समय जब इसका उद्घाटन किया गया था
उस समय इस मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था और इसमें जनसंख्या 18,33,000 लगभग में निवास करती थी और इसकी जो वार्षिक आय थी वो 184 लाख रुपए क्या वार्षिक आय थी, किसकी? मत्स्य संघ की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कि आपके जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, यह समझ में आ गया होगा। अगर यह समझ में आ गया है तो हम दूसरे चरण की बात करते हैं, यानी पहला चरण हमने पढ़ लिया है, अब बात करेंगे दूसरे चरण की। तो समझना इसे, चलो देखो अब दूसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरे चरण की यहां पर बात करेंगे। दूसरा चरण है ये लो, और दूसरे चरण की बात करते हैं, वही बात, दूसरे चरण का नाम क्या था? तो दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान रखा गया था। क्या रखा गया था दोस्तों? पूर्वी राजस्थान रखा गया था इसका नाम। इसके बाद में इसका उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? तो आपको मालूम है अब की बार 25 मार्च 1948 की बात आएगी। फिर इसका उद्घाटन हुआ था, यानी इसका उद्घाटन यह कहां पर किया गया था? तो अब की बार इसका उद्घाटन एक कोटा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा दोस्तों? कोटा में इसका उद्घाटन हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसकी राजधानी, वो राजधानी किसे बनाया जाता है? तो राजधानी कोटा को बनाया जाता है। ठीक है, राजधानी भी क्या बनेगी? कोटा बनेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका प्रधानमंत्री देखो मैंने सूत्र बताया, सोगो मणिको लाल गो का मतलब यहां पर है गोकुले लाल असावा। तो गोकुल लाल असावा इसका क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था। फिर इसके बाद में इसका राज प्रमुख कौन बना था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह बनेगा। अब की बार कौन बनेगा? भीम सिंह बनेगा। और यह भीम सिंह कोटा का शासक था दोस्तों। कहां का शासक था? कोटा का शासक था। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से और भी बनता है कि इसका राज प्रमुख बन गया, चलो ठीक है, उद्घाटन हो गया। तो पहले इस बात को समझना कि जो दूसरा चरण है इसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान नाम था। उद्घाटन कब किया जाता है? 25 मार्च 1948 में किया जाता है। और इसका उद्घाटन कहां पर किया जाता है? कोटा दुर्ग में किया जाता है। और इसकी राजधानी किसे बनाया जाता है? कोटा को बनाया जाता है। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? गोकुललाल असावा को बनाया जाता है। और इसका राज प्रमुख है, तो राज प्रमुख कौन बना? तो राज प्रमुख भीम सिंह बनता कोटा का। अब देखो दूसरी बात, उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, यानी उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं। तो उद्घाटनकर्ता कौन था? इसका भी मैंने सूत्र बताया था, गोडगिल चाचा पटेल। तो इस बात को आप इतना समझना, एन वी गोडगिल था। अब इस बात को समझना, मैंने आपको मत्स्य संघ में उद्घाटनकर्ता की बात नहीं बताई। तो ध्यान रखना, प्रथम चरण और दूसरे चरण दोनों चरणों में एक ही व्यक्ति था जिसने उद्घाटन किया था। वो कौन था? एन.वी. गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इससे दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान था और इसमें कुल रियासतें कितनी थी? तो इसमें रियासतें पूछे तो आपको देखो क्या बताना है। इसमें 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना था। तो सूत्र बता दूं मैं आपको, इसका सूत्र है बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो। ये लो दोस्तों, रियासत आ गई। यानी इसमें रियासत कौन कौन सी थी? इसका सूत्र है बाबू की झाड़ू को परसाटो। तो ध्यान रखना वो कौन कौन सी रियासत है। बा का मतलब तो यहां पर देखो बा, और बा का मतलब क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। बू का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूंदी। और की का मतलब दोस्तों यहां पर बात करते हैं किशनगढ़ की बात करते हैं। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। और झा का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा?
झालावाड़ हो जाएगा, झालावाड़। ठीक है, डू का मतलब क्या हो जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, और का मतलब क्या हो जाएगा, बाबू की झाड़ू को, सॉरी को, बाबू की झाड़ू को परसाटो। को का मतलब क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। को का मतलब क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। और पर का मतलब क्या हो जाएगा, पर बोले तो प्रतापगढ़। ठीक है, शा का मतलब क्या हो जाएगा, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। टो का मतलब क्या हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई मेरी बात है कि दूसरा चरण था, इसमें 9 रियासत थी। देख लो 9 रियासत है क्या, 2 4 6 और 3, 9 रियासत हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक ही सूत्र याद रखना, बाबू की झाड़ू को परसाटो। ठीक है, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, इन रियासतों को शामिल किया गया। प्लस एक क्या था दोस्तों, ठिकाना था। और वो ठिकाना दोस्तों कौन सा होगा, कुशलगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ ठिकाना कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। तो एक तो ठिकाना और 9 इसमें क्या थी, रियासत थी, इनको शामिल कर दिया दोस्तों। अब मैं दूसरी एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि जो दूसरा चरण था इसका नाम पूर्वी राजस्थान था। अब इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसका 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। लगभग में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। जबकि इसमें यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कुल जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग में 2305 लाख की इसमें क्या थी, जनसंख्या थी। तो कहने का मतलब 2305 लाख इसमें क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। और इसकी वार्षिक आय क्या थी, आमदनी क्या थी, तो लगभग 200 यानी लगभग 200 करोड़ से इसकी क्या थी, अधिक आमदनी बताई जाती है। तो आमदनी कितनी हो जाएगी इसकी, लगभग में 200 करोड़ से अधिक आमदनी बताई जाती है। किसकी बताई जाती है, इसकी बताई जाती है। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं एक बार। पूर्वी राजस्थान की बात समाप्त हो गई। अब इसके बाद में तीसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरे चरण का नाम क्या होगा यहां पर, तो सीधी सीधी बात करते हैं, तीसरा चरण है। तो तीसरा चरण कौन सा होगा, तो तीसरे चरण का नाम, तो नाम अब की बार क्या आ जाएगा, संयुक्त राजस्थान हो जाएगा। तीसरे चरण का नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान। इसकी तारीख पूछे तो कितनी आ जाएगी, तो इसकी तारीख कितनी हो जाएगी, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे चरण की बात करते हैं, वही उद्घाटन था। वो उद्घाटन अब की बार उदयपुर में होता है, इसका उदयपुर में इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसका उद्घाटन, जो उद्घाटन करता था वो कौन था, तो उद्घाटन, ये उद्घाटन उदयपुर में, उद्घाटन देखो सूत्र बताया मैंने, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। चाचा का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति इसका उद्घाटन करता है। फिर इसके बाद में इसका जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो प्रधानमंत्री का सूत्र बताया मैंने, सोगो मणिको लाल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा। तो माणिक्य लाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर इसके बाद में इसका राज प्रमुख कौन बनता है, तो इसका राज प्रमुख बता दूं मैं दोस्तों, तो राज प्रमुख वो बनेगा अब की बार भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। और ये भूपाल सिंह दोस्तों कहाँ का शासक था, तो ये उदयपुर का शासक था। कहाँ का शासक था, उदयपुर का शासक था। इसके बाद में यहां पर क्वेश्चन बनता है उपराज प्रमुख है, तो इसका उपराज प्रमुख किसे बनाया जाता है, भीम सिंह को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, और ये भीम सिंह पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले एकीकरण में ये क्या था, राज प्रमुख था।
और ये भीम सिंह कहाँ का था, कोटा का शासक था। उपराष्ट्र प्रमुख बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उद्घाटनकर्ता बन गया, तो समझना। तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 की बात है, उद्घाटन उदयपुर में हुआ था और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बना, राष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह बना, उदयपुर का शासक था, और उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह बना था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर राजधानी की बात और कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी भी किसे बनाया जाता है, उदयपुर को बनाया जाता है। तो इसकी राजधानी भी किसे बनाया जाता है दोस्तों, उदयपुर को बनाया जाता है। चलो यहां तक बात तो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करता हूं मैं, यानी जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के सिफारिश पर ही माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसकी सलाह से बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू की सलाह से बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं भूपाल सिंह की बात करता हूं। यह भूपाल सिंह था, यह भूपाल सिंह उस समय मेवाड़ का क्या था, शासक था। यह भूपाल सिंह था, प्रारंभ में यह राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु इसका विरोध किया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा इसका विरोध करता है, वहां की जनता विरोध करती है, और विरोध करने के बाद में यह व्यक्ति शर्त रखता है कि मेरी अगर ये 3 शर्त पूरी हो जाएगी तब मैं इसमें क्या हो जाऊंगा, शामिल हो जाऊंगा। तो ठीक है, और भूपाल सिंह को इसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। इसने 3 मांग रखी थी कि एक तो इसकी राजधानी वो उदयपुर होनी चाहिए, एक तो इस चरण की राजधानी कौन सी होनी चाहिए, उदयपुर होनी चाहिए। दूसरी इसने शर्त रखी कि मैं राज प्रमुख बनूंगा, यानी इस तीसरे चरण का मैं क्या बनूंगा, राज प्रमुख बनूंगा, और वो भी आजीवन तक बनूंगा। आजीवन तक क्या बनूंगा, राज प्रमुख बनूंगा। तीसरी बात इसने पेंशन की कही थी कि मुझे वार्षिक क्या मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। इस प्रकार से इनकी तीनों बातों को मान लिया जाता है, और फिर इसकी यहां पर इसी उदयपुर को शामिल कर लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता, विकलांग से क्वेश्चन बनता, विकलांग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के एकीकरण का राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र विकलांग शासक कौन था, भूपाल सिंह था। कौन था दोस्तों, भूपाल सिंह एकमात्र विकलांग शासक था। चलो यहां तक बात दोस्तों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है इतनी बात याद रखने की। इस तीसरे चरण में रियासतें कौन कौन सी थी, क्वेश्चन तो यह भी तो होना चाहिए ना कि इसमें कौन कौन सी रियासतें थी। तो सिर्फ इसमें आपको याद रखना, एक तो पूर्वी राजस्थान था, हमने एक तो क्या पढ़ा, पूर्वी राजस्थान, और इस पूर्वी राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ किसको मिलाया जाता है, उदयपुर को शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें रियासत कितनी हो जाएगी, 9 रियासत तो पहले बताई मैंने, एक ठिकाना वो पूर्वी राजस्थान तो था ही, उस पूर्वी राजस्थान में सिर्फ उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया जाता है। तो ये इसमें क्या थी दोस्तों, रियासत थी। इस प्रकार से राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण दोस्तों यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है। चलो आगे, चलो ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं एक बार। अब इसके बाद में राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण की बात करते हैं दोस्तों, यानी 3 चरण यहां पर समाप्त हो गए हैं और चौथे चरण की बात करते हैं। चौथा चरण है तो चतुर्थ या चौथे चरण की बात करते हैं, वही बात, इसका नाम क्या था, तो चौथे चरण का नाम दोस्तों वृहत राजस्थान नाम था। चौथे चरण का नाम क्या था, वृहत राजस्थान इसका नाम था। और इसकी डेट पूछे तो डेट कितनी आएगी दोस्तों, तो इसकी तारीख पूछे तो तारीख कितनी बतानी है, 30 मार्च 1949 ईस्वी इसकी क्या है, तारीख है। फिर इसके बाद में इसका दोस्तों उद्घाटन ये कहां पर किया जाता है, तो उद्घाटन अब की बार कहां पर किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। और अब की बार जो राजधानी बनेगी वो राजधानी भी कौन सी बनेगी दोस्तों, जयपुर बनेगी। इसके बाद में इसका जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो सूत्र मैंने बताया, सोगोमणि को लाल, सोगोमणि को लाल, और लाल का मतलब दोस्तों हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री जयपुर का था ये, हीरा लाल शास्त्री इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है।
फिर इसके बाद में इसका राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? तो इसका राज प्रमुख दोस्तों अब की बार कौन बनेगा? मान सिंह बनेगा। और मान सिंह कौन सा है? द्वितीय है। जयपुर का शासक था ये कहाँ का शासक है? जयपुर का शासक था। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसका उपराज प्रमुख है। तो इसका उपराज प्रमुख कौन बनेगा? तो इसका उपराज प्रमुख कौन बनेगा? भीम सिंह ही बनेगा। और भीम सिंह कहाँ का शासक था? कोटा का शासक था। यहां पर प्रॉब्लम हो गई। देखना क्या प्रॉब्लम हो गई। पहली बात तो यहां पर बात करते हैं कि चौथा चरण था। चौथे चरण का नाम क्या था? वृहत राजस्थान। तारीख 30 मार्च 1949, उद्घाटन जयपुर में, राजधानी भी जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बना जो जयपुर का था। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया जो जयपुर का शासक था। और इसका उपराज प्रमुख भीम सिंह था जो कोटा का क्या था? शासक था। यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने क्या सुना पिछले बार, यानी तीसरे चरण में आपने क्या सुना कि भूपाल सिंह ने कहा कि मैं आजीवन तक क्या बनूंगा? राज प्रमुख बनूंगा। परंतु यहां पर तो राज प्रमुख कौन बन गया? मान सिंह बन गया। इसलिए इस राज प्रमुख की जगह यानी इस चौथे चरण में एक नया पद और जोड़ा जाता है। वो कौन सा है? महाराज, यानी महाराज प्रमुख, यानी महाराज प्रमुख का पद नया जोड़ा जाता है। और इसमें महाराज प्रमुख किसको बना दिया गया था? भूपाल सिंह को बना दिया गया था। तो कहने का मतलब है इस चौथे चरण में एक नया पद और जुड़ जाता है। वो कौन सा जुड़ता है? महाराज प्रमुख का। और वो कौन बना था? भूपाल सिंह, जो विकलांग शासक था और कहां का शासक था? उदयपुर का शासक था। चलो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें रियासतें कौन कौन सी थी? तो रियासतें मेरे मित्रों ध्यान रखना, आपने संयुक्त राजस्थान का तो नाम सुना ही है। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण प्लस इसमें 4 रियासत को शामिल किया जाता है। जे बी। जे का मतलब है जयपुर, फिर जे का मतलब है जोधपुर, फिर वापिस जे का मतलब है जैसलमेर आ जाएगा, और फिर बी का मतलब क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात है? यानी कहने का मतलब है चौथे चरण में रियासत कौन कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान वाली तो थी, प्लस में जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन रियासतों को इसमें क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया। प्लस यहां पर एक ठिकाना और मिलेगा, और वो ठिकाना कौन सा मिलेगा? लावा ठिकाना। और ये लावा ठिकाना से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ा कि लावा ठिकाना वर्तमान में टोंक में, तो ये तो पहले ही मिलना चाहिए था। नहीं, उस समय ये लावा ठिकाना जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में, लेकिन पहले जयपुर में था, इसलिए इसे जयपुर को शामिल किया गया, तब इस ठिकाने को शामिल किया गया है। दोस्तों, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब वो दूसरी बात मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो कि इस चरण का नाम, यानी 30 मार्च की घटना बताता हूं मैं। 30 मार्च की घटना बताता हूं दोस्तों मैं। देखो, 30 मार्च की बात करते हैं दोस्तों। 30 मार्च में अब आप कहोगे कि 30 मार्च स्पेशल, यानी 30 मार्च इंपॉर्टेंट क्यों है? मिटा रहा हूं एक बार इसको मैं। अब 30 मार्च की बात करते हैं। देखो, 30 मार्च है, इस 30 मार्च को प्रतिवर्ष क्या आता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अब यहां पर इस बात को समझना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इससे चौथे चरण का उद्घाटन 30 मार्च को ही हुआ। अब लड़का पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन 30 मार्च को क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों 30 मार्च स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि 30 मार्च 1949 ईस्वी को हिंदू धर्म में, यानी जो विक्रम संवत आता है, विक्रम संवत है, उसमें नया साल था। इस दिन क्या थी? चैत्र शुक्ला एकम थी। चैत्र शुक्ला एकम हिंदू यानी विक्रम संवत का नया वर्ष आता है, शुरुआत होती है।
तो इस दिन नया वर्ष था, इसलिए इसको यादगार साबित करने के लिए 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दूसरी बड़ी बात क्या थी, बड़ी बड़ी 4 रियासत को शामिल कर लिया जाता है, यह भी इसमें एक बड़ी बात मानी जाती है। अगर राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च बताना, अगर दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तब आपको क्या बताना, 1 नवंबर बताना है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस आएगा और जबकि राजस्थान दिवस कब आएगा, 30 मार्च को आएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सत्यनारायण इस चौथे चरण में और क्या हुआ था, देखना। और चरण, इसी चौथे चरण की ओर बात करते हैं। एक समिति थी दोस्तों, उस समिति का नाम क्या था, सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति। इसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाई जाती है, राजधानी बनाया जाता है। और इसी समिति की सिफारिश पर मैं बात करता हूं जोधपुर की। ध्यान रखना, जोधपुर में तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। किसका, उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद में बीकानेर था, इस बीकानेर में शिक्षा विभाग खोलने का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद में जो भरतपुर है, इस भरतपुर में किसका प्रावधान किया गया था, कृषि विभाग का प्रावधान किया गया था। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और भी बनता आ गया, उदयपुर की बात और करते हैं। उदयपुर था, इस उदयपुर को खनन विभाग दिया गया था। और इसके बाद में जो कोटा है, इस कोटा को दोस्तों यानी क्या दिया गया था, वन विभाग दिया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चौथे चरण में क्या होता है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश थी, इस पर जयपुर को तो राजधानी बनाया गया, जोधपुर में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, बीकानेर में शिक्षा विभाग का प्रावधान किया गया, भरतपुर में कृषि विभाग का प्रावधान किया गया, उदयपुर में खनन विभाग का प्रावधान किया गया और कोटा में वन विभाग का प्रावधान किया गया था। दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथा चरण हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इसके बाद में अब जो चरण आएंगे वो इतने हार्ड नहीं आएंगे, अब वो का वो मैटर रहेगा, कुछ बदलेगा और बाकी वही रहेगा। इसके बाद में हमें 5वें चरण की बात करते हैं, तो 5वां चरण है, 5वां चरण था। इस 5वें चरण का दोस्तों नाम पूछे तो नाम क्या बताओगे, तो पहले क्या था, वृहत राजस्थान, अब की बात क्या आ जाएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान, ये इसका नाम था। तारीख, तो तारीख बताना है आपको, 15 मई 1949 बताना है। फिर इसके बाद में वो की वो बात आ जाएगी, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया जाता है, वही मैटर जयपुर वाला रहेगा। फिर इसके बाद में वही बात राजधानी, तो राजधानी क्या थी, जयपुर थी। यानी कहने का मतलब सारी बात वही आएगी, बात को समझो। मैं यहीं पर बता दूं आपको, 5वां चरण, इसका नाम याद रखना। एक तो आपको नाम क्या था, संयुक्त वृहत राजस्थान था। तारीख याद रखनी है, 15 मई 1949 इसकी तारीख है। वो इसकी राजधानी थी, जयपुर पहली थी ना वृहत राजस्थान वाली, वही मैटर रहेगा। अब क्या रहेगा, उद्घाटन भी जयपुर रहेगा, राजधानी जयपुर। इसका प्रधानमंत्री सोगो मणिको लाल, तो वही क्या रहेगा, हीरालाल शास्त्री। और इसका राज प्रमुख वही मान सिंह रहेगा, उपराज प्रमुख वही भीम सिंह रहेगा, महाराजा प्रमुख वही भोपाल सिंह रहेगा। यानी पूरा का पूरा आगे का जो मैटर है वो कौन सा रहेगा, वृहत राजस्थान वाला रहेगा। अब इसमें दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। इसमें एक तो तारीख याद रखना, एक दिनांक एक तो नाम याद रखना, एक दिनांक याद रखना, और बाकी वही मैटर रहेगा। प्लस इसमें रियासत वाला ध्यान रखना, ये रियासतें कौन कौन सी थी। तो इसमें रियासत कुछ नहीं करना है, वृहत राजस्थान था। इस वृहत राजस्थान में किसको शामिल कर लिया जाता है, मत्स्य संघ को शामिल कर लिया जाता है। जो मत्स्य संघ पहले अलग था, तो कहने का मतलब है इस 5वें चरण में जो वृहत राजस्थान था, इसमें मत्स्य संघ को शामिल कर लिया जाता है, और ये इसमें क्या हो गई, रियासत हो गई। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान।
अब यहां से दो क्वेश्चन बनकर आते हैं। एक समिति थी शंकर देवराय समिति। शायद यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो आप, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि 5वें चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया किस समिति की सिफारिश पर? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। जबकि पूछे कि इसका नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर है? के.एम. मुंशी। अगर मत्स्य संघ का नाम पूछे तो के.एम. मुंशी, अगर इसको इसमें शामिल किया गया तब आएगा शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। अब दोस्तों ये 5वां चरण यहां पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद में हम पढ़ते हैं 6वें चरण की बात करते हैं। तो यहां पर कौन सा चरण आएगा? 6वां चरण आएगा। 6ठे चरण है, 6ठे चरण, 6वां चरण आएगा। और 6ठे चरण की बात करते हैं दोस्तों, वही मैटर रहेगा, इसमें ज्यादा नहीं है दोस्तों। क्या रहेगा देखो, पहली बात तो इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम क्या है? अब की बार इसका नाम रहेगा राजस्थान संघ। ठीक है, तारीख उद्घाटन कब हुआ था? तो तारीख 26 जनवरी 1950 बताना है। ठीक है, अब इसमें वही मैटर रहेगा, वही रहेगा। इसकी राजधानी वही जयपुर थी। इसका उद्घाटन किसने किया? अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन बन गए कि इसका उद्घाटन कौन करेगा। बात को समझना, उद्घाटन कहां पर होगा इसका? पहली बात तो जयपुर में। उद्घाटन करता कौन था? तब यहां पर क्या आएगा? सरदार पटेल। सरदार पटेल आएगा। और इसके बाद में इसकी राजधानी, तो राजधानी भी क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। अब देखो ये शायद पिछली बात और 5वें चरण में बता दूं मैं कि मैंने आपको कहा था इसका उद्घाटन करता का सूत्र क्या बताया मैंने? गोडगिल चाचा पटेल। यानी कहने का मतलब है 5वें चरण, 6वें चरण, 7वें चरण, 3 चरणों का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इतना याद रखो, 5वें चरण, 6वें चरण, 7वें चरण, तीनों का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौथे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने। यानी यही तो बात हुई थी ना। अरे आप बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 7। पहले का उद्घाटन किसने किया? मैंने कहा गोडगिल चाचा एन.वी. गोडगिल। इसका भी एन.वी. गोडगिल चाचा पटेल, सॉरी भाई। यानी इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू करता है। अब इनका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति अलग रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेगा। सॉरी, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इन 7 का उद्घाटन करने वाला एक ही व्यक्ति रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से बोल रहा हूं, पहले का दूसरे का उद्घाटन एन.वी. गोडगिल ने किया था। ठीक है, तीसरे का किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर बाकी चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इनका उद्घाटन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब समझ में मेरे हिसाब से बात आ गई होगी। 6ठे चरण में वही राजधानी, वो इसका उद्घाटन स्थान रहेगा। तारीख ध्यान में रखना और इसका नाम याद रखना। अब दूसरी बात दोस्तों, इसको समझना यहां पर है कि इसमें क्या शामिल किया गया था। तो 5वें चरण का नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ किसको शामिल किया जाता है? सिरोही को शामिल किया जाता है। और ये सिरोही कौन सी? आबू देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही को शामिल कर लिया जाता है। और इस प्रकार से ये कौन सा चरण हो गया? 6वां चरण हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में दोस्तों 6वें चरण की बात तो समाप्त हो गई है। इस 6वें चरण में एक नया पद बनकर आता है, क्योंकि इस तारीख की बात है 26 जनवरी 1950। मेरी बात को समझना। अब तक आप 5 चरणों तक क्या पढ़ते आ रहे थे? प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। लेकिन अब की बार यहां पर प्रधानमंत्री के पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री की जगह नया शब्द जुड़ जाता है, मुख्यमंत्री। यानी नया पद जुड़ जाता है, कौन सा? मुख्यमंत्री का। तो इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल
शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बना था। तो छठे चरण में एक नया पद जुड़ता है, प्रधानमंत्री का पद तो समाप्त होता है और मुख्यमंत्री का पद जुड़ जाता है। क्यों समाप्त किया गया प्रधानमंत्री के पद को? देखो, आपको मालूम है कि हमें यह मालूम है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ, तो प्रधानमंत्री तो देश का एक ही रहेगा, इसलिए यहां पर प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है और यहां पर मुख्यमंत्री का पद शामिल कर लिया जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था। पहला मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन था? हीरालाल शास्त्री था। अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल था। अगर पूछे राजस्थान का एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? जयनारायण व्यास था। राजस्थान में सबसे लंबे दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तब यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया आएगा। दूसरे सबसे लंबे दिनों तक कौन रहा था? तब यहां पर आएगा भैरू सिंह शेखावत। सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री हीरालाल देवीपुरा। सबसे पहला हीरालाल शास्त्री, सबसे कम दिनों तक हीरालाल देवीपुरा। पहला दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्यमंत्री का पद जोड़ दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद यहां पर क्या कर दिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। एक इसमें क्या होता है, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और दूसरी बात याद रखना, इस दिन राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम लिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 छठवें चरण में आया था। छठवां चरण हमारा यहां पर क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। चलो, राजस्थान का अंतिम चरण और सातवें चरण, इसकी बात करते हैं। सातवें चरण की बात कर लो दोस्तों। सातवें चरण था, यानी यहां पर बात करता हूं मैं सातवां चरण। सातवां चरण था और सातवें चरण का वही बात, नाम क्या होगा इसका? तो सातवें चरण का नाम होगा वर्तमान राजस्थान है, इसका नाम हो गया। प्लस इसका उद्घाटन बताया था मैंने, एक ही व्यक्ति आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा। फिर इसके बाद में स्थान, यानी इसका उद्घाटन स्थल, उद्घाटन स्थल लिख दो, यहां पर एक ही बात है, तो उस वही बात है, जयपुर आएगा। फिर इसके बाद में इसकी वही राजधानी बनेगी, राजधानी। तो राजधानी किसे बनाया जाता है? जयपुर को इसकी राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में पीएम तो हट गया ना, तो अब बताओ मुख्यमंत्री तो है ना, तो मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर अब की बार राज्यपाल आएगा, राज्यपाल, क्योंकि राज प्रमुख का पद हट जाएगा। अब राज्यपाल कौन बनेगा? गुरुमुख निहाल सिंह, पंजाब का था ये लो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस चरण का नाम वर्तमान राजस्थान, उद्घाटन सरदार पटेल ने किया, उद्घाटन जयपुर में किया गया, राजधानी जयपुर थी, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया था। और इस एकीकरण में ध्यान रखना, सातवें चरण में अब की बार राज्यपाल पद नया जोड़ा गया था। यानी सातवें चरण में एक तो राज प्रमुख का पद हटाया गया और एक महाराजा, दोनों के दोनों पद हटा दिए जाते हैं और नया शब्द जोड़ा जाता है राज्यपाल का पद। और राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। तो क्वेश्चन बनेगा राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। और ये कहां का था दोस्तों? पंजाब का था। और ये क्या था? वर्तमान राजस्थान नाम था। दूसरी बात, इसमें क्या किया जाता है कि जो राजस्थान संघ था, इस राजस्थान संघ में किस किस को शामिल किया जाता है? एक तो आबू और देलवाड़ा। देलवाड़ा को यानी छठवें में शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें आबू देलवाड़ा को शामिल किया जाता है। प्लस अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को भी इसमें क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश था ना,
तो 7वें चरण में एक तो अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया, आबू देलवाड़ा को मिलाया गया, किसमें मिलाया गया? राजस्थान संघ में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वर्तमान राजस्थान। एक बात ये और बात बता दूं मैं, 7वें चरण में और क्या हुआ था? इस 7वें चरण में मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर जिला। इस मंदसौर जिले की एक मानपुरा तहसील है। कौन सी? मानपुरा तहसील का एक क्षेत्र है, सुनील टप्पा क्षेत्र है। यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र तो राजस्थान में आ गया, जबकि झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था यह किसको दिया गया था? मध्य प्रदेश को दिया गया था। इस प्रकार से राजस्थान का 7वां चरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों मैं बात बता दूं, आपको कमेंट जरूर करना। कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों।